प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए कक्षा 9 के जितने भी विद्यार्थी हैं फौरन आ जाएं। उनको हम आज से एकांकियां पढ़ा देंगे। एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक एकांकी है जिसका नाम है दीपदान। भाई बहुत मशहूर एकांकी है। लोग अपने कॉलेजेस में स्कूलों में इसको खेला करते हैं। इस एकांकी का मंचन होता है। तो बहुत ही खूबसूरत एकांकी है। देशभक्ति राष्ट्रभक्ति पर आधारित है, बलिदान पर आधारित ये एकांकी है। तो खूबसूरत है, इसलिए चलिए आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोगों को बहुत समस्या थी कि भाई एकांकी बता दीजिए, तो एकांकी तो बहुत लंबी जाएगी, एकांकी बहुत लंबी जाएगी। अतः मैंने ये अपने आप से एक वादा किया है कि भाई चलिए हम आपको एकांकी तो नहीं पढ़ाएंगे, और हो सकेगा तो एकांकी भी आपको उसको मंचन की तरीके से बता देंगे आपको, है ना। लेकिन बहुत लंबा जाएगा। फिलहाल आप शॉर्टकट में मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरा का पूरा सारांश एकदम आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की लिखी गई प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है दीपदान। दीपदान एकांकी आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। अगर आपसे पूछा जाए कैसी एकांकी है, तो ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी में वर्मा जी ने बलिदान और त्याग की प्रतिमूर्ति जो पन्नाधाय है, पन्नाधाय है ना, पन्नाधाय की ऐतिहासिक गौरव गाथा का क्या किया है, वर्णन किया है, चित्रण किया है। पन्नाधाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। तो उसी तिरंगे की शान इस एकांकी में चित्रित है कि अपने तिरंगे के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कैसे हमको न्यौछावर हो जाना चाहिए। तो पन्ना धाय, एक धाय मां पहले होती। धाय का अर्थ क्या होता है, जो दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती हैं। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो अपने बच्चों को के लिए एक धाय रखते थे। मतलब अपना खुद का दूध ना पिला करके माता दूसरी माता का दूध पिलाती थी। तो ये वाली प्रथा जो धाय, वो धाय कहलाती थी, है ना। वो माताएं क्या कहलाती थी, धाय माताएं कहलाती थी, जो दूसरे के बच्चों को अपना दूध पिलाती थी। तो इसमें बलिदान और त्याग की मूर्ति पन्ना धाय की ऐतिहासिक गौरव गाथा का चित्रण है। संक्षेप में दीपदान एकांकी की कथावस्तु यानी शॉर्टकट में स्टोरी इस प्रकार है। अब आप एक एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां पे है चित्तौड़गढ़ के महाराज राणा संग्राम सिंह। एक कौन है, चित्तौड़गढ़ के महाराजा राणा संग्राम सिंह है। उनकी मृत्यु के पश्चात, देखिए आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपकी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, आप शेयर कर दीजिए बस। तो महाराजा राणा संग्राम सिंह के निधन के बाद उनके अनुज माने छोटा भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का राजा बनकर निष्कंटक, माने उनके अनुज पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर, आप समझिए, पृथ्वीराज का दासी पुत्र यानी दासी का पुत्र बनवीर जो होता है, बनवीर चित्तौड़ का राजा बनकर के निष्कंटक राज्य करना चाहता है। अब इसमें आपको समझ में आ गया ये चीज होगी कि यहाँ का जो खलनायक है, यहाँ का खलनायक कौन है, खलनायक है बनवीर। तो बनवीर क्या करता है, वो निष्कंटक राज्य करना चाहता है। क्योंकि महाराजा राणा संग्राम सिंह है, उनका निधन हो गया है, तो उनका जो छोटा भाई पृथ्वीराज है, उसका दासी पुत्र जो है वो बनवीर है। और बनवीर क्या करना चाहता है कि मैं अब यहां पर राज्य करूंगा, निष्कंटक राज्य करूंगा, किसी को उसका हिस्सा नहीं दूंगा। तो फिर क्या है, कुल परंपरा के अनुसार संग्राम सिंह के पुत्र कुंवर उदय सिंह, अब यहां पर एक नाम आया है कुंवर उदय, तो कुंवर उदय सिंह को राज्य मिलना चाहिए था। लेकिन अभी उदय सिंह क्या है, अल्पवयस्क हैं। यानी उदय सिंह अल्पवयस्क माने कम उम्र के हैं, छोटी उम्र के हैं। फिलहाल अगर छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े भी काम किए जा सकते हैं, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो वो अल्पवयस्क हैं, इसीलिए और इसी कारण उसका उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है। इसलिए उदय सिंह अल्पवयस्क होने के कारण उसका उत्तराधिकारी नहीं था। बहुत छोटा कोई राजा थोड़ी बनाया जाएगा, जिसको बुद्धि न हो तो वो छोटा राजा बना दिया जाएगा, जिसको पता ही नहीं है
कि सिंहासन पे बैठना कैसे है, राज्य चलाना कैसे है, तो उसको उत्तराधिकारी नहीं बनना था। इसलिए उदय सिंह के संरक्षक के रूप में बनवीर को चित्तौड़गढ़ की गद्दी सौंप दी गई थी। अब बनवीर को चित्तौड़गढ़ की गद्दी इसलिए सौंप दी गई थी कि थोड़े दिन तुम संरक्षण करोगे, फिर जब ये उदय सिंह बड़ा हो जाएगा तो भैया आप उसको गद्दी बिठा देना। दीपदान उत्सव के बहाने वह कुंवर उदय सिंह की हत्या करने का षड्यंत्र रचता है। ठीक है, दीपदान दीपदान उत्सव के बहाने वह कुंवर उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचता है। लेकिन कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण करने वाली धाय मां पन्ना धाय जो होती हैं, वो चित्तौड़ के राजमहल में बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उदय सिंह तुलजा भवानी के मंदिर से लड़कियों के नृत्य को देखकर आ जाता है और पन्ना धाय को लेकर फिर जाना चाहता है। मतलब समय क्या था कि भाई तुलजा भवानी के मंदिर में लड़कियों के नृत्य को, नाच को देखने गया था उदय सिंह, और उदय सिंह तब तक आ जाता है। जब उदय सिंह आ जाता है तो वो फिर मां पन्ना धाय से कहता है कि चलो मां, फिर से हमको मेला दिखा लाओ, फिर से हमको भवानी के दर्शन करा लाओ, फिर से मुझे नाच देखना है। अनहोनी की आशंका से पन्ना धाय उसे पुनः वहां नहीं जाने देती, कहती बेटा आप तुम्हें वहां नहीं जाना है, और कुंवर उदय सिंह रूठ कर शयन कक्ष को छोड़कर दूसरे कक्ष में सोने चला जाता है। तो क्या होता है, जब मां उसे जाने नहीं देती है तो जो कुंवर उदय सिंह होते हैं यानी राजकुमार उदय सिंह, वो शयन कक्ष यानी बेडरूम, उस वाले बेडरूम में नहीं सोते हैं, वो वहां से छोड़कर दूसरे बेडरूम में जाकर के सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय पश्चात रावल स्वरूप सिंह की पुत्री सोना जो कुंवर के साथ खेला करती है, सोना जो है वो कुंवर सिंह के साथ खेला करती थी, उसकी सहेली मान लो, एक प्रकार से सखा थी। तो रावल स्वरूप सिंह की पुत्री थी कौन? सोना थी। रावल स्वरूप सिंह की पुत्री कौन थी? सोना थी, जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेला करती थी। तो कुंवर को अपने साथ ले जाने के लिए पन्ना के पास आती है, कहती भाई सोना को बनवीर ने उदय सिंह को साथ लाने के लिए भेजा था, यानी बनवीर ने सब षड्यंत्र रचा था कि भाई सोना तुम जाओ और उदय सिंह को हमारे साथ ले आओ, हमारे साथ लेकर के हमारे पास आ जाओ, मैं उसको काट दूंगा, मार दूंगा। लेकिन पन्ना बनवीर के इस षड्यंत्र को भांप लेती है। पन्ना धाय जो होती, धाय मां पन्ना, वो समझ जाती है कि कोई न कोई षड्यंत्र ये रच रहा है, और वह सोना से टाल मटोल कर देती है। यानी वो जो सोना आती है बुलाने के लिए, अब सोना को भी नहीं पता, उसका भी बचपना कि जाओ भाई उसको बुला लाओ, है ना, आपसे कोई कह दे जाओ भैया उसको बुला लाओ तो आप बुला लेंगे, आपको क्या पता कोई क्या करेगा। तो सोना से वो टाल मटोल करती, अरे वो है नहीं, कहीं गया है, इधर उधर टेंशन में सो गया, बता दिया उसको बहाना। कुछ ही क्षण पश्चात कुंवर को ढूंढता हुआ पन्ना का पुत्र चंदन आ जाता है। अब चंदन भी जो है वो कुंवर को ढूंढता हुआ, राजकुमार को ढूंढता हुआ पन्ना का पुत्र चंदन आ जाता है। उदय सिंह को सो जाने की बात सुनकर वो चला जाता है कि भाई उदय सिंह सो गए हैं। तो उनके सो जाने की, भाई जब पन्ना का बेटा चंदन आता तो पन्ना कहती कि उदय सिंह सो गया, तुम भी जाके सो जाओ, तो चंदन भी चला जाता है। उसी समय शामली नाम की दासी चीखती हुई पन्ना के पास आकर बताती है कि बनवीर ने सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। तो दासी जो शामली है वो चीखती हुई आती है किसके पास? धायमा पन्ना के पास। क्या आकर के बताती है कि बनवीर जो है, वो जो दासी पुत्र है बनवीर, है ना, पृथ्वीराज का दासी पुत्र जो बनवीर है, उसने किसका? विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। अब वह इधर ही कुंवर की हत्या के लिए आ रहा है। दासी की बात सुनकर के पन्ना व्याकुल हो जाती है और कुंवर की रक्षा का उपाय सोचने लगती है। ठीक है, अब आप सोचिए, वो कुंवर की रक्षा का उपाय सोचने लगती है। इतनी कहानी में आपने क्या सुना? इतनी कहानी में आपको समझ में ये आया कि एक तो उदय सिंह है, एक महाराणा थे। महाराणा कौन थे? यहां मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के महाराजा राणा संग्राम सिंह। तो महाराणा संग्राम सिंह थे, उनका उनका एक भाई था पृथ्वी सिंह, ठीक है, उनका भाई कौन था? पृथ्वीराज था। तो पृथ्वी का जो दासी पुत्र था वो बनवीर था। बनवीर निष्कंटक राज्य करना चाहता है, और उदय सिंह अभी छोटे हैं तो उदय सिंह को उत्तराधिकारी बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब बनवीर के मन में लालच आ गया है, वो सोचता है कि मैं इसको मार दूंगा उदय सिंह को, और उदय सिंह को मारने के पश्चात ये पूरा राज्य मेरा हो जाएगा, कोई मेरा दुश्मन नहीं बचेगा। लेकिन आगे देखिए होता क्या है कि भाई चंदन उदय सिंह जो है
जो राजकुमार उदय सिंह है, तो उदय सिंह नृत्य कहाँ की, कौन सी देवी के यहाँ, कुलजा भवानी के यहाँ से लड़कियों का नृत्य देख करके वो भाई आ जाते हैं वापस, और फिर कहते हैं धाई माँ पन्ना से कि माँ चलो मुझे फिर से नाच दिखा लाओ। तो पन्ना क्या कहती हैं, नहीं नहीं बेटा, वो टाल मटोल बना देती, कहती नहीं जाना तुमको, और जाके अब सो जाओ। तो इसमें टेंशनाइड हो जाता है, दुखी हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कौन, कुंवर उदय सिंह, और वो दूसरे कक्ष में, यानी अपने अपने बेडरूम को छोड़ करके दूसरे शयन कक्ष में, शयन कक्ष मतलब बेडरूम में चला जाता है। और इसके बाद सोना आती है, सोना को बनवीर ने ही भेजा होता है कि जाओ और उस किसको बुला लाओ, कुंवर उदय सिंह को बुला लाओ। चल, लेकिन जब सोना पूछती है, सोना उसकी सखा है, तो सोना उसके साथ खेलती है, तो सोना जब पूछती है कि हे माँ धाय की वो उदय सिंह कहाँ है, तो धाय माँ टाल मटोल बना देती, कहती हैं वो कहीं गया है इधर उधर। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद चंदन आता है। चंदन कौन है, चंदन धाय माँ का ओरिजिनल पुत्र है, यानी असली पुत्र है, सगा पुत्र है। तो वो उसको भी बता देते हैं कि भाई वो सो गया है, उदय सिंह सो गया है और तुम चले जाओ। तो वो चंदन चला जाता है। थोड़ी देर में एक दासी चिल्लाती हुई आती है, दासी का नाम क्या होता है, शामली। तो शामली चीखती हुई आती है कि उसने बनवीर ने एक खून कर दिया है। किसका खून कर दिया है, सोते हुए विक्रमादित्य को मार दिया है, उसकी हत्या कर दी है। तो दासी की बात सुनकर पन्ना बहुत व्याकुल हो जाती, बहुत परेशान होती है, और वो कहती है कि क्या कुंवर की रक्षा कैसे की जाए। तो कहानी यहां तक हुई थी। अब आगे देखिएगा, कुंवर को लेकर पन्ना कुंभलगढ़ भाग जाना चाहती है। कहां, कुंभलगढ़। लेकिन राजमहल को तो चारों ओर से बनवीर के सैनिकों ने घेर लिया है। संयोगवश महल का जूठन उठाने वाला कीरतबारी एक टोकरी, बड़ी टोकरी लेकर वहां आ जाता है। कीरतबारी की बात आ गई है। कीरतबारी को आप ध्यान रखना, यहाँ पे कीरतबारी, और कीरतबारी कौन है, एक जूठन उठाने वाला है महल की कीरतबारी। तो बड़ी सी टोकरी लेकर के आ जाता है। पन्ना दृढ़ता पूर्वक उससे सारी बातें बताती है, लेकिन स्वामी भक्त कीरत बारी पन्ना की योजना अनुसार उदय सिंह को टोकरी में लिटा करके महल के बाहर लेकर चला गया। अब पन्ना सोचती है कि बनवीर को कुंवर के विषय में क्या बताएगी। अंततः वह सोचती है कि कुंवर उदय सिंह की शैया पर चादर उड़ा करके अपने पुत्र चंदन को सुला देगी, और वो ऐसा ही करती है। उसी समय वहां चंदन आ जाता है। पन्ना उसे कुंवर उदय सिंह की शैया पर, यानी कि बिस्तर पर लिटा देता है, लोरियां गाते हुए सुला देती है। इस प्रकार चंदन की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करने को पन्ना धाय तत्पर हो जाती है। और वो लोरी कौन सी गाती है, लोरी कौन सी गाती है हम आपको बता देते हैं। ठीक है, लोरी कौन सी गाती है अभी बताते हैं। तो वो क्या लोरी गाती हैं, उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी, उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी, चार पहर बाट डली जो ही, मेणा खड़ी ये खड़ी, उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी। ये भैया गाती है लोरी, और लोरियां गाते हुए अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। इस प्रकार उदय सिंह की रक्षा के लिए वो अपने पुत्र का भी बलिदान देने के लिए तत्पर हो जाती है। उसी समय बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। वह जागीर का प्रलोभन देकर पन्ना को अपने षड्यंत्र में सहायक बनाना चाहता है। कहता है, पन्ना तो उदय सिंह को मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे तेरी मुंह मांगी जागीर दे दूंगा। लेकिन पन्ना अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती है। वह बनवीर को फटकारती है, क्रोधित होती है। बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने तलवार से उसको मौत की घाट उतार देता है। वो क्रूरता पूर्ण शब्दों से कहने लगता है, यही है मेरे मार्ग का कंटक। बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना के अपूर्व त्याग के साथ एकांकी समाप्त हो जाती है। एकांकीकार ने पन्ना के चरित्र से यह व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत एवं पारिवारिक हित का बलिदान करना पड़ता है। त्याग से मनुष्य महान और स्वार्थ लिप्सा से नीच बन जाता है। यही इस कहानी का संदेश है। तो आपको इस कहानी में क्या समझ में आया, इस एकांकी में समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जो भी आपकी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर भी आपको अबाउट सेक्शन में चैनल के मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ की पीडीएफ चाहिए अगर आपको कक्षा 9 की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 का अलग से लिंक लगी हुई है, उस पर लिखा है क्लास 9 की
क्लास 9 की लिंक ऑल पीडीएफ, तो वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, डाउनलोड हो जाएंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की इस एकांकी तो जरूर बताइएगा, और पूरी एकांकी भी हम पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल आपको जितनी आवश्यकता है मैं समझा समझा कर इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, इसके सारे चरित्र चित्रण और क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।